Hello students, this is your समष्टि मैम साइनिंग इन एट वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। रीजनिंग की इस क्लास का जो एक मेन उद्देश्य है, एक मेन मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि रीजनिंग को आसान बनाना। बिल्कुल, हम आज तक सारी की सारी अपनी क्लासेस में सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते आए हैं एंड इसी मोटिव को और इसी गोल को लेकर चले हैं कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट्स इन क्लासेस को फॉलो करें, उनका सिलेक्शन हो ही हो। बिल्कुल। तो अब इन क्लासेस में नया क्या है? इन क्लासेस में नया आपको मिलने वाला ये है कि हम यहाँ पे रीजनिंग का वो चेहरा या वो एक तरफा देखेंगे या वो पार्ट हम देखेंगे जहां पे हम सारे के सारे एग्जामिनेशंस में उसके अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा और सही सुना और सही देखा और सही पढ़ा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डोंट लिमिट योरसेल्फ। तो इस क्लास के पीछे की आत्मा बोल लीजिए या इस क्लास के पीछे का मोटिव यही है कि हम खुद को लिमिट नहीं करेंगे कि हम बैंक की तैयारी करते हैं या हम एसएससी की तैयारी करते हैं। हम यहाँ पे सारे के सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करके चलेंगे। हर एक टॉपिक से किस एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस उसी सारी बातों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आज के इस क्लास की शुरुआत में हमने बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं रखा। तो आपको भी पता है अल्फा न्यूमरिक मिसलेनियस पढ़ते से ही समझ में आ गया कि अरे ये तो इजी सा टॉपिक है, यहाँ पे हमें कुछ अच्छा और बेहतर और इजी स्कोरिंग पता चलने वाला है। तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को पहले भी आपने किया हुआ है, लेकिन यस ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ही है जो इनको ज्यादा से ज्यादा इनहांस करती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्फा न्यूमरिक और मिसलेनियस से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हर एक एग्जाम हो जिसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैसे और क्या इनकी अप्रोच हो सकती है और किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं, बिल्कुल इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहे हैं। सो बिल्कुल एक बात क्लियर रखो कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में है इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में है हिंदी में कीजिए। खुद को बिल्कुल बर्डनाइज मत कीजिए कि नहीं हम इंग्लिश में करके देखें चलो या हिंदी ट्राई करें ना। जो जिस भी लैंग्वेज में फिजिबल है वो उसी लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करेगा और उसके अलावा नहीं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन साफ साफ है कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स आपके सामने हैं जो कि आपके 3-3 लेटर के पेयर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है द। ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है नॉट, NOT या SMU, LAN, HES। अब इस पे इंस्ट्रक्शन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। इंस्ट्रक्शन में हमसे बोला है कि इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब प्रत्येक शब्द में तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने शब्दों में से एक से अधिक स्वर होंगे। बात सीधी है कि हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव मोर देन वन वॉवल। तो डेफिनेटली हमसे ये बोला है कि ये जो थर्ड लेटर है, ये जो हमारा थर्ड लेटर है, इसको इंग्लिश अल्फाबेटिक साइकिल से नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है। दैट मींस ई को चेंज कर दिया हमने एफ में, टी को चेंज कर देंगे हम यू में, यू को चेंज कर देंगे वी में, एन को चेंज कर देंगे हम ओ में, एस को चेंज कर देंगे हम टी में। करेक्ट। अब ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वॉवल है? सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो ये देखो, ये ओरली भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पे बिल्कुल इसको बार बार लिख के करने की जरूरत नहीं है, बट ये ऑफ कोर्स हम समझा रहे हैं तो हमें तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास है जो कि शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स की भी क्लास है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फटाफट क्वेश्चन करें, पढ़े, आंसर दें, और जो शुरुआत से देख रहे हैं तो वो बेसिक से बिल्कुल इसको समझते चलें। तो हमने पूछा था कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वॉवल होंगे। सो यस वी हैव टू। टू का मतलब हो गया हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 2। अ सिंपल वन टू स्टार्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ क्या, अगेन द सेम सीरीज। अब इस सेम सीरीज से एक बात समझ में, इस बात को ये समझो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बंच में पूछे जाते हैं। बंच का मतलब क्या होता है? एक गुच्छ में या एक समूह में। दैट मीन्स इससे या तो कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे या तो ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बना, चलो देखो। अब क्या बोला हमसे यहाँ पे कि इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन ईच वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शब्दों के भीतर व्यवस्थित किया जाए।
दैट मीन्स अब आपको विद इन में ही अरेंज करना है, लेकिन अल्फाबेटिकली करना है। तो जब आप अल्फाबेटिकली करोगे सो ऑफकोर्स ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका EHT। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये एज इट इज रहेगा NOT, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ ये हो जाएगा आपका MS और U, ये हो जाएगा आपका ALN, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका EH और S, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, कितने वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे। सो ऑफ कोर्स एक तो ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया। इसके अलावा ये भी आपका वॉवल से शुरू हो रहा है, ये भी आपका वॉवल से शुरू हो रहा है, ये भी आपका वॉवल से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा अगेन हमारा ऑप्शन नंबर 3 2। तो एक बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके टोटल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। दैट मीन्स अगर समझ में आया, तो फिर तो आप इसको आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन यही बिफोर आफ्टर क्या करना है, कैसे करना है, में कंफ्यूजन अगर हुआ तब फिर सारी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिजिट्स बेस्ड है। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है। ये आपके बैंक्स में भी देखा गया है, SSCs में भी देखा गया है, रेलवे NTPCs, बिल्कुल सारी एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चन को तवज्जो दी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लगता बहुत आसान है, लेकिन अगेन कॉम्प्लिकेशन आसानी के साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो चलो समझो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 978301253485 ईच ऑफ विच इज एज फार अवे from the beginning of the number as when the digits are arranged in ascending order within the number। संख्या 978301253485 में ऐसे कितने अंक हैं जो कि संख्या में प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर, जितने की वह अंकों को संख्या के अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जरा नंबर क्या है समझना, बहुत ध्यान से समझना। नंबर हमारे पास दिया हुआ है 978301253485 देखो दोबारा से लिखना इसीलिए सही होता है क्योंकि वहीं के वहीं अगर आप अरेंज करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार इस नंबर को लिख लो दोबारा, दैट इज 978301253485। अब इस क्वेश्चन में बोला है असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम ये हुआ, दैट मीन्स यहाँ आ गया 0 क्योंकि सबसे छोटा तो वही है, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। अब एक बार देखो, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो हमारे पास एक 3 और है, तो एक 3 और लिखा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो सिंगल 4 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 बार 5 है, 2 बार 5 ले लिया। फिर उसके बाद देखो तो एक बार 6 है, ऑफकोर्स एक बार 6 है, एक बार 7 है, लेकिन 2 बार हमारे पास 8 है और एक बार 9 है। तो अब क्या बोला है, एज कितने उसी स्थान पर हैं या एज फार एज बिगिनिंग है जैसे कि वो थे। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये नंबर हो गया जो कि बिल्कुल बिगिनिंग से उतनी ही दूरी पर है जितनी की वो था, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। क्योंकि ये ऐसे नंबर है जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद भी, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद भी इन्होंने अपनी जगह नहीं बदली, दैट मीन्स हमसे यही तो बोला जा रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इनको अरेंज करते हो तो विद इन द नंबर उनकी पोजीशन क्या होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 3, राइट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अगला देखो क्या है। अब यहाँ हमसे बोला इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड with the second, fifth, sixth, seventh, 11th and 13th letter of ludicrousness। पढ़ने पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इट्स बेटर कि हम सिर्फ इतना देखें। हमसे बोला है दूसरा, दूसरा मतलब क्या हुआ हमारे पास, सेकंड, सेकंड हो गया ये हमारा यू। तो यहाँ हमने साइड में लिख लिया इसको कि हमें सेकंड लेटर भी चाहिए यू, ठीक है। सेकंड की बात चाहिए क्या, फिफ्थ सिक्स्थ। अब फिफ्थ की बात अगर हम करें तो फिफ्थ आ गया हमारा सी, सिक्स्थ आ गया हमारा आर और फिर सेवेंथ भी है तो सेवेंथ आ गया हमारा ओ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 लेटर्स और हो गए, तो इनको हमने यहाँ यू के साथ और लिख लेना है। तो एक हमारा हो गया ये सी, ओके ठीक है। यहाँ देखो ये एक हो गया सी, एक हो गया आर, एक हो गया आपका ये ओ, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है 11th एंड 13th। अब 11th एंड 13th पे अगर हम जाए तो 11th का मतलब हो गया हमारा ये ई, काउंट करो तो पता चल जाएगा। और 13th की बात अगर हम करें तो पता चल जाएगा ई और एस, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां अगर हम देखें तो क्या हो सकता है,
बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ उतना उठा लिया, दूसरा उठा लिया, पांचवा उठा लिया, छठवां उठा लिया, सातवां, 11वां और 13वां उठा लिया। अब हमसे ये बोला है आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। मतलब अब हमें इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब इन लेटर्स को यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसका लास्ट लेटर बताना है। तो इसका अगर हम देखें तो मीनिंगफुल क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बन तो सकता ही। अगर हम देखें तो एक बन सकता है आपका CURE, ठीक है। अब इसी को कोर्स कर लो, COURSE, कोर्स हो गया, ठीक है। अब इसी कोर्स को अगर हम देखें आगे तो SOURCE, ठीक है। लेटर्स वही है, देखो एक एक बार यूज किया हमने, एक बार S यूज किया, एक बार S यूज किया, एक बार O यूज किया, एक बार O यूज किया, एक बार U यूज किया, एक बार U यूज किया, फिर इसके बाद R आ गया, C आ गया और E आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो CURES तो बन रहा था, लेकिन CURES में हमारा O मिसिंग था। तो कोई बात नहीं, CURS में जब हमारा O मिसिंग था तो हम उसको नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और जब हम उसको नहीं लेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास दो वर्ड्स तो सामने क्लियर है। और वो दो वर्ड कौन से हैं हमारे, एक हो गया हमारा COURSE और एक हो गया हमारा SOURC, ठीक। तो अब जब ये दोनों के दोनों वर्ड हो गए तो लास्ट लेटर कैसे होगा। तो आगे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन यही था, क्वेश्चन में हमारा इंस्ट्रक्शन यही था कि इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड तो आंसर N होगा, एंड मोर देन वन कैन बी मेड तो आंसर M होगा। तो यहाँ हमारा मोर देन वन हो गया, तो यस आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 M। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोई भी वर्ड दिया जाता है तो उस वर्ड का कोई मीनिंग एज सच नहीं होता, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो उसमें खुद को फंसाने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट गो विद द इंस्ट्रक्शन, सॉल्व एंड मार्क द आंसर, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब ये साइन बेस कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है, तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग डेफिनेटली टू बी अटेम्प्टेड। बस ये देखो कि इंस्ट्रक्शन क्या है। प्लस का मतलब कहाँ दिया हुआ है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखे तो मल्टीप्लाई का मतलब माइनस दिया हुआ है, तो आप इसको एज इट इज ही चेंज करते चलो, चेंज करते चलोगे तो क्या करोगे, 25 प्लस, प्लस का मतलब दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो अगर प्लस का मतलब दिया हुआ है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ले लिया, यहाँ लिखा 16। अब डिवाइड का मतलब अगर हम देखें तो डिवाइड का मतलब प्लस दिया हुआ है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका 80। 80 के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है माइनस, माइनस के साथ अगर हम देखें तो माइनस का मतलब डिवाइड होता है, तो ये हो गया डिवाइड बाय 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ माइनस होता है, तो ये हो गया -85। तो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशन आफ्टर चेंजिंग द साइंस जो आपके सामने है। अब 25 इंटू 16, ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका बॉडमास रूल लगेगा, और अगर बॉडमास लगेगा तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए 80 डिवाइड बाय 4, तो ऑफ कोर्स 4 2 8 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन साइड बाय साइड मल्टीप्लीकेशन भी करते चलो ना यार, क्या दिक्कत है। 25 को अगर हम 16 टाइम्स लेते हैं तो ये हमें देता है 400। अब देखो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस डेफिनेटली यही है कि आप जितनी बार प्लस माइनस इंटू करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं। तो ये हो गया यहाँ प्लस बीच में और यहाँ हो गया ये बीच में माइनस। अब एक तो तरीका ये है कि 400 प्लस 20 -85 कर लो, और एक तरीका सिंपल सा ये है कि हमने 400 एज इट इज रहने दिया, प्लस 20 -85 जब किया तो ये हमें दे दिया 65, करेक्ट। अब 400 में से जब आप 65 को माइनस करोगे, सो यू ऑल नो द आंसर वेरी वेल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 335। बात समझ आई, सिंपल है, सिंपल है। बस ये याद रखो कि इंस्ट्रक्शंस आसानी से और आराम से इंप्लीमेंट होंगे तो आंसर सही आएगा। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 डिजिट सीरीज, जैसे हमने अभी 3 लेटर सीरीज देखी थी, अब यहाँ आ गई हमारे पास 3 डिजिट सीरीज। अब जब आप इस 3 डिजिट सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे अगेन इंस्ट्रक्शंस पे ही आपको आंसर देना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमारे सामने क्या बोला है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट। अब इस सीरीज में से हमें क्या उठाने हैं, अब हमें उठाने हैं ऑड डिजिट्स, ठीक है। जिसमें से हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। लेकिन आगे ये भी बोला है कि 3 इज एडेड फ्रॉम इवन डिजिट, दैट मीन्स इवन भी हम लेंगे लेकिन उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। बात समझ आई, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। तो आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन को और क्लियर करते चलते हमें पता चल गया ऑड डिजिट है, जो ऑड डिजिट में से हम करेंगे क्या, ऑड डिजिट में 2 माइनस कर देंगे और इवन डिजिट में 3 ऐड कर देंगे। अब ऑड डिजिट में 2 माइनस और इवन डिजिट में 3 ऐड।
करते चलो, साइड बाय साइड करते चलोगे, बिल्कुल आसानी से आंसर निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑड डिजिट में 2 माइनस कर दिया, तो ये जो 3 4 5 है ये हो गया हमारा 1। 3 4 5 क्या हो गया हमारा 1 हो गया। फिर 4 में हमें 3 ऐड करना है तो ये 7 हो जाएगा। 5 में 2 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ 543 है तो अगेन वही चीज है, 5 में 2 माइनस करना है 3 हो जाना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 4 में 3 ऐड होगा ये 7 हो जाएगा। 3 में 2 माइनस करेंगे ये 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो 7 to 7 है तो ऑड में 2 माइनस 5, ये 3 ऐड तो ये 5 और ये 5 ट्रिपल 5 हो गया। 264 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 ऐड करना है तो यहाँ 5, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 और 4 में ऑफ कोर्स 3 ऐड करेंगे तो 7। 7 2 3, 7 में 2 माइनस किया तो ये हो गया 5, 7 में 2 माइनस करने पे 5, देन 2 में 3 ऐड करने पे 5 और 3 में 2 माइनस करने पे ये हो गया आपका 1। करेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। अब हमेशा याद रखना, जो हाईएस्ट नंबर बना वो हमारा आंसर, या जिसने हाईएस्ट नंबर बनाया वो हमारा आंसर। तो एक्चुअली जिसने हाईएस्ट नंबर बनाया वो हमारा आंसर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 264। इन क्वेश्चंस में यही गड़बड़ होती है, हम जो नंबर बन रहा होता है उसको मार्क कर देते हैं, पर हमें उसको मार्क नहीं करना है, हमें मार्क करना है उसको जो हमारा वो आंसर या उस तक पहुंचा रहा है या बना रहा है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला क्या है, अब यहाँ if all the digits within the number are added, then how many of the above will be exactly divisible by 4? संख्याओं के अंदर सभी अंक को जोड़ा जाए तो उपरोक्त में से ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दैट मीन्स अब हमें यहाँ सबको ऐड कर देना है, तो कोई नहीं हम ऐड कर देते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 किया तो यस 12, वेरी नाइस। 5 + 4 + 3 ऑफ कोर्स ये भी हमें 12 ही देगा, 5 4 9 होता है, 10 11 12। 7 to 7 तो 7 7 14, 15 16, ठीक है। 264 की बात अगर हम करें यहाँ पे तो 2 + 6 8, 8 + 4 8 + 4 क्या हुआ, 8 + 4 भी अगेन 12 हो जाएगा। अब 7 2 3 की अगर हम बात करते हैं तो 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो अब यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल 4 से डिविजिबल देखना है तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, सब कोई ही 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 5, क्योंकि नंबर तो हमारे पास ये 5 ही है ना, नंबर तो इनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यस, ऑल दीज 5 numbers are actually when added together becomes divisible by 4, right? Let's see the next one. अब देखो आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ। अब यहाँ बोला है फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड विद इन द नंबर्स, देन ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले इंटरचेंज करना है, उसके बाद फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 4, सॉरी यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकेंड को करना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये 4 3 5 हो गया, ये हमारा 4 5 3 हो गया, देन ये हमारा हो गया 2 7 7, देन यहाँ हो जाएगा हमारा 6 2 4, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 7 3। अब क्या बोला है हमें यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग दैट मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर हो गया हमारे पास 273, फिर उसके बाद आया हमारा 277, देन हमारे पास है 435, देन वी हैव 453 एंड देन वी हैव 624। करेक्ट। Which of the following number will be second from right? अब second from right तो obviously right hand से second, that is 453। पर फिर वही बात है, क्या 453 ही हमारा आंसर होगा? सो नहीं, 453 जिस नंबर ने बनाया दैट वुड बी आवर आंसर, दैट मीन्स 543, ऑप्शन नंबर 5 को हम आंसर मार्क करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे समझना, गड़बड़ यही होती है आंसर मार्क करने में। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, इनसे ज्यादा इजी हमें नहीं लगता कि एग्जाम में और कुछ आपको देखने मिल सकता है, सॉल्व करने मिल सकता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग लेवल पे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखा जाता है, बट ये सब कोर्स एसएससी आपके ग्रेजुएट लेवल में या कई बार 10+2 में भी इस तरीके के क्वेश्चंस एक तो पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या और कैसे सही मार्क करना है उस पर ध्यान दें। राइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ हमारे पास एक्चुअली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, क्योंकि यहाँ अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है तो अगेन इंस्ट्रक्शन बेस है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलेंगे, इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a vowel। दैट मीन्स ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ध्यान रखना हमसे यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके इमीडिएटली पहले एक नंबर है
तुरंत पहले एक नंबर है एंड इमीडिएटली बाद में एक वॉवल है, तुरंत बाद में एक वॉवल है। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले नंबर और बाद में वॉवल है? तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले नंबर, तो ये तो नहीं है पहले नंबर लेकिन बाद में वॉवल नहीं है, पहले नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो और पहले नंबर नहीं है, बाद में वॉवल नहीं है, और यहाँ देखिए तो पहले भी हमारे पास नंबर नहीं है, वॉवल नहीं है। दैट मीन्स हमें चाहिए था सिंबल से पहले नंबर या वॉवल, तो हमारे पास यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड यहाँ पे नन हो जाएगा, या दैट मीन्स कोई भी नहीं होगा। देखो नन और नन ऑफ दीज ये दो चीजें हैं। नन तब होता है जब हमारा आंसर 0 होता है, और नन ऑफ दीज तब होता है जब हमारा कुछ आंसर तो होता है पर ऑप्शन में नहीं होता। एंड यहाँ हमारे पास नन ऑफ दीज तो कहीं पे है भी नहीं, तो यस ऑफ कोर्स परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे आंसर क्या मार्क करना है? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज नन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ क्या है? हाउ मेनी सच नंबर्स। अब क्या बोला है यहाँ पे? ऐसे कितने नंबर्स हैं each of which is immediately preceded by a vowel। देखो हमेशा याद रखो preceded का मतलब पहले होता है and followed का मतलब बाद में होता है। तो नंबर ऐसे कितने हैं जिनके पहले वॉवल हो और बाद में सिंबल हो? नंबर के पहले वॉवल और बाद में सिंबल, तो नंबर के पहले वॉवल है ही नहीं, नंबर के पहले वॉवल नहीं है, नंबर के पहले वॉवल नहीं है, नंबर के पहले वॉवल है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या है? नंबर के पहले वॉवल है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, नंबर के पहले वॉवल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो तो नंबर के पहले वॉवल है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, नंबर के पहले वॉवल बाद में सिंबल यहाँ अगेन कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज क्लियरली नन। देखो कई बार क्या होता है जब लगातार नन आंसर आ रहे होते हैं ना तब भी हम परेशान होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, दोबारा चेक करने लग जाते हैं। पर बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल मत गिरने तो, आंसर नन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे नहीं आएगा तो आंसर नन ही मार्क करोगे ना। एंड नॉट नेसेसरी एक क्वेश्चन का, कई बार बंच में 5 क्वेश्चन के आंसर नन होते हैं, डिपेंड्स। पर बी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी श्योर। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि गलत सलत मार्क किया तो फिर भी नन मार्क करके आए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब ये एक कोडिंग डिकोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि अगेन यस एसएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि मेंस में तो रीजनिंग होती नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं इसको पूछा जाता है। रेलवे में भी बिल्कुल लास्ट अगर हम 1-2 साल के पेपर उठा के देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन आए, एंड बैंक में तो डेफिनेटली प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाने ही लगे हैं पिछले कुछ समय से। बीच में गायब हो गए थे लेकिन फिर से ही आ गए। तो सारे के सारे एग्जामिनेशन का एक ही टॉपिक भी है, एक ही क्वेश्चन टाइप भी है। लेट्स सी। सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं, फ्रेजल कोडिंग कहते हैं, या फिर आप इसको अपनी आम भाषा में चाइनीज कोडिंग भी कह लीजिए। इसको रेप्लिकेट करके या इसके आपके वर्ड्स के रेपिटेशन के हिसाब से कोड्स कॉमन लेके आंसर निकलता है। सिंपल से हमें यहाँ पे फ्रेजेस दिए जाते हैं। अब अगर हम सिंपल से फ्रेजेस की बात करें तो हमारा सबसे पहला फ्रेज है टॉक ईट ब्रीथ एक्सरसाइज स्लीप। दूसरा फ्रेज है ड्रेस टॉक वर्क ईट एक्ट। तीसरा फ्रेज है एक्सरसाइज थिंक ट्रस्ट लर्न एक्ट। और चौथा फ्रेज है हमारा सेव थिंक स्पेंड टॉक लर्न। अब इसके कोड्स दिए हुए हैं सामने और हमें निकालना है एक्सरसाइज स्लीप थिंक। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक्सरसाइज कहाँ है। एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ है और एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ है। दैट मीन्स एक्सरसाइज हमारे पास फर्स्ट में है और एक्सरसाइज हमारे पास थर्ड में है। तो हमारा कोड कहाँ से निकल के आएगा? फर्स्ट और थर्ड से निकल के आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को हमें चेक करना है। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन होगा बस वही से हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ला कॉमन है, ला कॉमन है, और कहीं कॉमन है नहीं है। पा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पा तो नहीं है, ठीक है। ना की बात करें वो भी नहीं है, जो की बात करें वो भी नहीं है, बी की बात करें वो भी नहीं है। दैट मीन्स हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्सरसाइज का कोड क्या हो सकता है? एक्सरसाइज का कोड कैन बी ला। अब वही हम बात करें किसकी? स्लीप की। तो स्लीप कहाँ है? देखो स्लीप हमारे पास फर्स्ट फ्रेज में दिया हुआ है। अब फर्स्ट फ्रेज के अलावा स्लीप हमारे पास और कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स स्लीप का कोड वही होगा जो सिर्फ फर्स्ट फ्रेज में होगा। पा रिपीटेड है, पा काट दो। ना आपका रिपीटेड है, नहीं, ना को रखो। जो आपका रिपीटेड है, नहीं, जो कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है। दैट मीन्स जो को भी रखो। और बी की अगर हम बात करें तो यस बी हमारा रिपीटेड है तो इसको भी हटा दो। दैट मीन्स हमारे पास अब 2 बच गए। 2 कौन कौन से बच गए हमारे पास? एक बच गया हमारे पास ना और एक बच गया हमारे पास जो। तो स्लीप का कोड या तो ना हो सकता है या तो जो हो सकता है, ठीक। अब बात करें थिंक की, तो थिंक हमारे पास कहाँ है? थिंक हमारे पास थर्ड फ्रेज में है एंड थिंक हमारे पास फोर्थ फ्रेज में है। अब थर्ड और फोर्थ में देखो कॉमन क्या है? तो ला का हमारा कोड हो चुका है तो इसको हटा दो। अब थर्ड और फोर्थ में कॉमन अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक टा है, ये कॉमन हो गया।
हो आपका कॉमन नहीं है, मी आपका कॉमन नहीं है, की आपका कॉमन है। अब की अगर हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो एक बात ये देखो, की अगर आपका यहाँ पे कॉमन है तो की इधर भी है और की इधर भी है, ठीक है, टा भी है और इसके बाद की भी है। दैट मीन्स अब और कहीं पे की नहीं है, ठीक है। तो थिंक का कोड आपका टा भी हो सकता है और थिंक का कोड आपका की भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। दैट मीन्स अब हमारा कोड क्या हो सकता है, अब हमारा कोड हो सकता है ला ना टा, या तो फिर ला सो टा, या तो एक बार ना या तो एक बार सो। लेकिन ये भी हो सकता है ला ना की, या फिर ला ना सॉरी ला और जो, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका एक बार जो, ठीक है, जो और की। अब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ डेफिनेटली सीक्वेंस डज नॉट मैटर, बिल्कुल भी यहाँ जरूरी नहीं है कि इसी कोड में मिले। एक्सरसाइज स्लीप थिंक ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, और आगे पीछे बिल्कुल होने के हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टा ना ला। चाहे आप इसको ला ना टा बोलो, चाहे आप इसको टा ना या ला बोलो। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है यहाँ पे, हमें बताना है किसका, स्पेंड का कोड। स्पेंड कहाँ है, स्पेंड अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास, तो स्पेंड का कोड लेट्स सी, टॉक ईट ब्रीथ एक्सरसाइज स्लीप, ड्रेस टॉक वर्क ईट एक्ट, एक्सरसाइज थिंक ट्रस्ट लर्न एक्ट, सेव थिंक स्पेंड। कहाँ है हमारे पास, लास्ट वाले फ्रेज में। और कहीं दिखा, नहीं दिखा। तो जब और कहीं नहीं दिखा तो ऑफ कोर्स बाकी सारे कोड्स कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये टा, बिल्कुल इसको हटा दो। री की अगर हम बात करें तो री को भी रोक लो। बी की बात करें तो बिल्कुल इसको हटा दो क्योंकि ये बी आपका रिपीटेड है। के की बात करें तो इसको भी हटा दो, ये आपका रिपीटेड है। और हा की अगर हम बात करें तो यस, हा भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अब ये मत सोचना कि ये हो और हा मिस राइटिंग है, नहीं, एक हो है एक हा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया री और हमारे पास बच गया हा। अब अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन में हमारे पास री और हा में से कोई एक होगा, डेफिनेटली वही हमारा आंसर होगा। यहाँ री की जगह हा होता तो वो हमारा आंसर होता है, यहाँ पे री दिया हुआ है तो वो हमारा आंसर है। आइदर होता तो हम डेफिनेटली आइदर री और हा ही मार्क करते हैं, करेक्ट। चलो अब एक कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या, एक एडवांस कोडिंग, या फिर आप ये बोल दीजिए कि ये अलग तरीके की पूछे जाने वाली स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग है, या कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन है। क्योंकि यहाँ अगेन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बट मार्क माय वर्ड्स, थोड़ा सा ही दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि है तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज का ही पार्ट ना, और तो कुछ नहीं। तो बस चलो देखो यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग है, एडवांस कोडिंग है या न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग है, जिसको हम नंबर्स की प्लेस वैल्यूज, ऑपोजिट्स और इन्हीं सबको यूज करके ही सॉल्व करते हैं, कुछ भी नया तरीका नहीं। वर्ड क्या है हमारे पास, वो मैटर करता है। अब वर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास एक वर्ड सामने दिखा है जो सबसे पहले है हैंडलिंग। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यूज से निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर्स का यूसेज हमारे पास ज्यादा है। तो अब प्लेस वैल्यूज की अगर हम बात करें तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ये तो कहीं नहीं दिख रहा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ये भी हमें कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन 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 अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू 9, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 10। और वो 10 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमें ये 10 देखने को मिल रहा है तो इससे एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, इससे एक बात ये समझ में आती है हमको यहाँ, कि हम ये कह सकते हैं कि वॉवल्स, क्या कह सकते हो यहाँ पे आप, वॉवल्स की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इसको रखो इधर। सबसे पहले वॉवल्स की अगर हम बात करें, पूरे स्क्रीन को हम एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और दोबारा से फिर आपको सारी चीजें लिख के बताते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हमने वर्ड क्या लिया यहाँ पे, हमने वर्ड लिया है हैंडलिंग। सबसे पहले हमने ले लिया हैंडलिंग क्योंकि वही सबसे ऊपर है, या ये बोल लीजिए कि सबसे पहला वर्ड है। अब इस पहले वर्ड में ए की प्लेस वैल्यू ले ली 1, आई की प्लेस वैल्यू ले ली 9, दोनों को ऐड कर दिया, मिल गया 10। मतलब हम ये कह लें कि वॉवल्स का जो प्लेस वैल्यू है उनको हमने ऐड कर दिया। अब 10 के साथ देखो लास्ट में एक नंबर है 6, अब ये 6 कैसे आया, सो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, डेफिनेटली
एक हो गया आपका वॉवल्स का एडिशन और दूसरा हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। दैट मीन्स एक तरफ वॉवल्स को आप ऐड कर रहे हो, उनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो नंबर आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ले रहे हो। कुछ लोगों ने अभी तक क्रैक कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो समझो। देखो ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग सेशन है, फिर जब हम आपका टेस्ट करेंगे, क्विज करेंगे, तो उसमें तो टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे चीजों को समझो कि अप्रोच क्या हो सकती है। तो एक हो गया आपका वॉवल्स का एडिशन, दूसरा हो गया आपका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब ये वी और क्यू, तो ऑफ कोर्स ये भी इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है, तो हम लेते हैं यहाँ पे एच का ऑपोजिट दैट इज एस, फिर हम लेते हैं यहाँ पे जी का ऑपोजिट दैट इज टी। अब जरा देखो, एस से वी पास में है, बिल्कुल पास में है। एस में अगर हम दो ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन टी में कितना माइनस करेंगे कि क्यू आएगा, तो ये तीन हो गया ना, माइनस करना गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। तो गड़बड़ को दूर करेंगे, गड़बड़ को दूर करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माइनस की जगह अगर हम प्लस की जगह अगर हम यहाँ माइनस करें, प्लस की जगह अगर हम माइनस करें, तो भी सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी। कैसे, एस में आप -2 कर दो और टी में आप +2 कर दो। जब आप एस में -2 करोगे तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 में -2 किया तो 17, 17 मतलब हो गया क्यू। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में 2 ऐड कर दो 22, 22 का मतलब हो गया वी, तो क्यू वी। तो यहाँ पे है क्यू वी नहीं, एक्चुअली वी क्यू है। दैट मीन्स ये हो गया आपका क्रॉस। ठीक, बात समझ आई। सबसे पहला नंबर आपके जो हो गए वो वॉवल्स का एडिशन, लास्ट का नंबर कॉन्सोनेंट्स हो गए, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और बीच में जो लेटर्स हैं वो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के ऑपोजिट्स में प्लस माइनस करके 2 के साथ उनको क्रॉस कर देंगे। समझ गए। अब जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में एक कोड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्ड का कोड निकाले, हम कोड का वर्ड भी निकाल सकते हैं। सिंपल है, आपको पता है सबसे पहला नंबर जो होता है वो आपके वॉवल्स के एडिशन होने चाहिए। वॉवल्स का एडिशन यहाँ 1 ही दिया हुआ है, दैट मीन्स पूरे के पूरे वर्ड में सिर्फ एक वॉवल हो। और अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो एवरी में 2 वॉवल है, हटा दो। ग्रेव में 2 वॉवल है, हटा दो। इंडिविजुअल में बहुत सारे वॉवल्स हैं, हटा दो। अब बच गया हमारे पास विथ और डी, तो वेरी सिंपल। आई है, वहां पे सिंगल वॉवल है, लेकिन आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और वहां दिया हुआ है 1। दैट मीन्स डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 5 डे। एज सिंपल एज दैट, करेक्ट। ऑपोजिट करके प्लस माइनस करके आप वहां पे उसको चेक भी कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ हमें निकालना है किसका, ईच का कोड। अब ईच की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे हम वही चीज फॉलो करेंगे। ईच में हमने यहाँ किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स सी अगेन। अब ठीक है, कोई नहीं, पेन कई बार आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, ईच की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखें ईच। ईच में 2 वॉवल्स हैं, एक है 5, एक है 1, क्योंकि 5 हो गया आपका ई का प्लेस वैल्यू, 1 हो गया आपके ए का प्लेस वैल्यू। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 6। इसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, 2। दैट मीन्स 6 और 2। अब 6 और 2 के बीच में ऑपोजिट्स एंड डेफिनेटली उसके क्रॉस हो जाएंगे। तो ई का ऑपोजिट हो जाएगा आपका क्या, वी। वी में -2 कर दोगे, एच का ऑपोजिट हो जाएगा एस, एस में +2 कर दोगे, तो -2 +2 के साथ आंसर हो गया आपका क्या, 6ut2। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल, समझ में आ जाए तो। लेकिन हमें पता है कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी इस क्वेश्चन को शुरू में देख के, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टाइम भी का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है हमारे पास कि टाइम नहीं होता, क्योंकि दिन भर होगा तो डेफिनेटली इनको सॉल्व कर लेंगे, और वही चीज हमें 20 मिनट में या 5 मिनट में या एक लिमिटेड टाइम में करनी, तो वो प्रॉब्लम है। पर कोई नहीं, यही सारी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करने के लिए हम और आप इन क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ हमें निकालना है एंजॉय मोरालिटी का कोड। एंड एंजॉय मोरालिटी अगेन फिर वैसे ही किया जा सकता है, आप प्लेस वैल्यूज का ले लो, ऑप्शन एलिमिनेट करो और आंसर तक पहुंचो। ऑपोजिट्स प्लस माइनस करने की भी कई बार जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा हमें पता है एंजॉय में साफ पता चल रहा है क्या, ई है ओ है, दैट मीन्स ये हो गया 15। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास क्या है, ई हो गया है, ओ हो गया है, ठीक है, 15, 15 में 5 जोड़ना है, करेक्ट, ये हो जाएगा 20। एंजॉय के सबसे पहले क्या आ गया, 20। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स देखें तो 1 2 3, बीच में आपके ऑपोजिट्स आ जाएंगे।
मोरालिटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपके पास है O, दैट मीन्स 15। 15 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे A, तो ये 16। 16 के बाद आपका I दिया हुआ है, दैट इज 9, ऑफ कोर्स 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हो गया आपका 25। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो मोरालिटी का 1, 2, 3, 4, तो यहाँ बच गया आपके पास 4 का 5। ठीक है, हमने कुछ छोड़ दिया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट। अब हमारे पास 5 यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हो गए। 20 3 चाहिए है, 25 5 चाहिए। 20 3 25 5 के हिसाब से देखो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि 20 8 है। अब बाकी आपके पास 20 3 है। अब 25 5 के हिसाब से 25 25 कैंसिल हो गया। 25 5 के हिसाब से बाकी सारे बच गए। अब जब बाकी सारे बच गए आपके पास, दैट मीन्स 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया। ऑपोजिट्स प्लस माइनस करके आंसर तक जब आप पहुंचोगे तो यस, आप सबने बिल्कुल सही निकाला है आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये याद रखना कि क्रॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रॉस करना पड़ेगा। y का ऑपोजिट होता है क्या? y का ऑपोजिट अगर हम लेते हैं b, तो b में +2 करोगे तो उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। e का ऑपोजिट होता है v में -2 करोगे दैट वुड बिकम t, तो उसको आपको बाद में लिखना पड़ेगा, इसीलिए वो 20 dt 3 हो जाएगा। सेम कंडीशन आपकी मोरालिटी के साथ फॉलो होगी। सो होप ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में समझ में आई हैं और आगे भी इसी तरीके से हम और आप सारी तैयारी सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करके करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम ऑफ कोर्स हमारे ही नाम से, दैट इज SAMASHTI समष्टि। एंड यस, स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे भी, लेकिन यस दैट इज क्लियरली SAMASHTI। दूसरा, फेसबुक पेज आप हमारा ज्वाइन करें वहां पे, ताकि वहां पे भी आपको रीजनिंग की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो फेसबुक पेज का नाम है रीजनिंग बाय समष्टि मैम। एंड ऑफ कोर्स फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से, और ऐसे ही सारे के सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी को आसान करते हुए हम और आप वाईफाई स्टडी से अनअकैडमी से जुड़े रहेंगे। एंड हियर आई साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।